चलिए तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप अभी तक आपने जितने टॉपिक पुराने पढ़े हैं आपको सब टॉपिक क्लियर हो गए हैं। यस सर। यस सर। चलिए सो नाउ ओके, सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वर्क एंड टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, सो बेसिकली टुडे वी विल टॉक अबाउट, वेट वेट जस्ट गिव मी 1 सेकंड ना। या सो टुडेस टॉपिक विल बी, चैप्टर नेम सबको पता होगा। चैप्टर नेम इज वर्क, वर्क, एनर्जी, पावर। पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस एंड एनर्जी के बारे में हम बात करने वाले। क्लियर? ओके, तो बच्चों लास्ट सेशन में सबको सब क्लियर हो गया था ना? कोई ऐसा बच्चा इसको अभी तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन? नो अगर आपको सर। याद, नो सर। ठीक है, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने क्या कवर किया था। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर अगर कोई फोर्स लग रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अगर कोई फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, मेकिंग एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देन वर्क डन we calculated as it's a dot product of force vector and displacement vector. Clear बच्चों? ठीक है, now question is अगर मान लो if force is variable, तब क्या होगा? हाँ बच्चों, अगर मान लो in case, so let me write the heading, so work done by variable force, work done by variable force. Wait, let me write neatly. Yeah, so work done by variable force. सर अभी तक आपने कितना पढ़ा दिया? मैं अभी जस्ट ज्वाइन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो एक, जस्ट अभी स्टार्ट किया बेटा, फर्स्ट स्लाइड है। ओके, मान लो अपना कोई पाथ ऐसे है, ठीक है, अपना कोई पाथ ऐसे है, उस पर एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है। सो इस इंस्टेंट पे क्या होगा बच्चों? इसका जो डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट का, ऐसे डायरेक्शन होगा, ठीक है। और मान लो जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है किसी एंगल पे विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे जैसे ये पाथ फॉलो करता रहेगा, जैसे जैसे पाथ फॉलो करता रहेगा, तो एंगल उनके बीच में चेंज होता रहेगा। एंगल जो है उसके बीच, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर के बीच एंगल चेंज होता रहेगा। सो वी कैन से इट्स अ वेरिएबल फोर्स, इट्स ए वेरिएबल फोर्स। बच्चों वेरिएबल फोर्स में क्या होता है? अगर मान लो कोई कोई फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन या फिर दोनों ही चेंज कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल फोर्स। तो इस टाइप कंडीशन में हम क्या करते हैं बच्चों? सो बेसिकली वी कैन डू वन थिंग, वी कैन अज्यूम ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एक छोटा सा हम डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं, दैट इज मान लो ds, ठीक है। तो बच्चों अगर बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो हम उस छोटे डिस्प्लेसमेंट के हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं ना। सो वी कैन राइट वर्क डन बाय दिस कांस्टेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट ds, क्या होगा? छोटा सा वर्क डन होगा dw, एंड दैट इज इक्वल टू इट्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब आपको अगर पूरे पाथ के लिए निकालना है तो क्या करो? टोटल वर्क डन के लिए क्या हो जाएगा? वी हैव टू इंटीग्रेट स्मॉल वर्क डन, वी कैन से f vector dot ds vector. So this is how we can find the work done in case of force is variable. किस किस को यहां तक समझ आ गया? यस सर। आ गया सबको समझ में?
तो बच्चों कहने का मतलब क्या है, सेकंड थिंग हमने, अगर आपको लास्ट टाइम याद हो, हमने कांस्टेंट फोर्स के बारे में बातें की थी, याद है? कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हमने बातें की थी पहले। ओके चलो कोई ना, हम दोबारा बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? सो बेसिकली कंजर्वेटिव क्या क्या हमने, सॉरी, हमने कांस्टेंट फोर्स की बात की उस टाइम, एमजी वाला केस लेके, याद है? यस सर। एमजी का हमने एग्जांपल लिया था, दैट वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है? चलो, लेकिन बच्चों जो क्या है, अगर कोई फोर्स है, अगर वो कांस्टेंट है ना, आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। कैसे पता चला आपको बता दूं, अगर कोई फोर्स वेरिएबल आपको पता चल जाएगा, ठीक है? उसकी प्रॉपर इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज, ओके, सो बेसिकली you can see here a force is said to be variable force when its magnitude, direction or both changes. ओके, अगर हम यहाँ पे देखें ए और बी पॉइंट के बीच में, ठीक है, सो इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स वी टेक ए स्मॉल पार्ट ds ऑफ इट्स पाथ, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें हम उसको क्या बोलते हैं, फोर्स की वैल्यू हम क्या करते हैं बच्चों, कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है? जो मैंने आपको बताया सेम वही चीज आप बताइए, ठीक है? नाउ इन केस, लेट मी गिव एग्जांपल ऑफ फोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपका फोर्स ऐसे है, दैट इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जी कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है? और मान लो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ऐसे है, dx, वेट दैट इज इक्वल टू, सॉरी, dr वेक्टर और ds, आप इसको ds भी बोल सकते हो, ओके? सो ds वेक्टर दैट इज इक्वल टू dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। नाउ अगर हम वर्क डन पता करें तो dw क्या जाएगा, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ f वेक्टर डॉट ds वेक्टर दैट इज इक्वल टू f x i कैप प्लस f y j कैप प्लस f z k कैप, ठीक है? एंड आई थिंक सबको याद होगा, डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई वेक्टर विद आई वेक्टर विल बी 1, j वेक्टर विद j वेक्टर विल बी 1। सबको याद है, भूल गए? यस याद सर, है याद है। सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपना फोर्स डायरेक्टली आ जाएगा, सो dw विल बी इक्वल टू, हम डायरेक्टली लिख सकते, दैट इज fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz। बच्चों ये जो x और ये जो y लिखे ना, ये फोर्स के बेस में है, मतलब क्या है कि ये वो कंपोनेंट है फोर्स का जो कि x के डायरेक्शन में। अब देखो बच्चों, अगर हमें पूरा फोर्स को पता करना है, सॉरी पूरा अगर हमें वर्क डन निकालना है, देन वी हैव टू इंटीग्रेट। आप इन सबको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। लिमिट आप पुट कर सकते हो फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल इन केस ऑफ x, y इनिशियल टू y फाइनल इन केस ऑफ y, एंड z इनिशियल टू z फाइनल इन केस ऑफ z। ठीक है, अपनी इक्वेशन आ गई, आया समझ में? तो लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे बच्चों, जब, हाँ बोलो। सर हम स्मॉल डिस्टेंस के लिए फोर्स कांस्टेंट क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल मान लो आपको एग्जांपल देता हूँ, सोच के देखो एक बार, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है बच्चों, यहाँ पे मान लो उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और 1 सेकेंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो होगी मान लो 11 मीटर पर सेकेंड होगी, 1 सेकेंड बाद। अब आप 1 सेकेंड का 1000 जो पार्ट होता है, 1000 पार्ट, उस अगर आप मानोगे तो क्या मानोगे, कितना वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया होगा? अगर 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया, तो सोच के देखो 1/100 सेकेंड में कितना डिफरेंस आएगा वेलोसिटी में, दैट इज इक्वल टू
1 into 1 by 100 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 0.001। ये तो मैंने आपको बहुत ही छोटा, वो बहुत ही एक बड़ा नंबर बोला है। अगर आप सोच के देखो इसको, आप अगर इतने सेकंड पार्ट की अगर बात करोगे, इतने सेकंड पार्ट की, तो सोचो कितना डिफरेंस आएगा वेलोसिटी में, 0.00001। आप सोच के देखो, अगर मैं बात करूं इतने सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी जाएगी बच्चों, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10.00001। हो जाएगी नहीं? यहाँ तक समझ आया? यस सर। अब सोच के देखो, सर अगर एक बार ये बता दो कि मतलब वेरिएबल फोर्स कैसे पता लगाएंगे? बच्चों उसमें इक्वेशन गिवन होगी, आपको बताऊंगा, डोंट वरी। देखो अब सोच के देखो, यहाँ पे मान लो ऐसे है, ऐसे है। अगर मान लो इक्वेशन ऐसी होती तो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 3 जेड स्क्वेयर के कैप। अब देखो ये वेरिएबल फोर्स है, क्यों? क्योंकि बच्चों एक्स अगर मान लो चेंज हो रहा है तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, अगर मान लो वाई की वैल्यू चेंज हो रही है तो भी फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, अगर जेड की वैल्यू चेंज हो रही है तो भी फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। ये अपना क्या है? वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स इन केस ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर फोर्स ऐसा होता 2 आई कैप प्लस जे कैप 5 के कैप, ये अपना क्या, ये अपना कांस्टेंट फोर्स है। क्यों? क्योंकि इसका एक मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। आया सबको बच्चों समझ में आया डिफरेंस क्या होता है? बच्चों सबको समझ आया क्या कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स में क्या यस डिफरेंस है? सर। ठीक है, आगे चले अब। सर क्योंकि इसके आगे कांस्टेंट नंबर लिखा है सर, इसलिए कांस्टेंट है। यस क्योंकि देखो बच्चों, अगर Yes. ऊपर वाली इक्वेशन देखोगे, अगर एक्स चेंज कर रहा है तो देखो मान लो अगर आप एक्स की वैल्यू आपने 2 पुट कर दी तो फोर्स की नई वैल्यू आएगी, अगर आपने 2.5 पुट कर दी कुछ नई वैल्यू आएगी, लेकिन नीचे वाला फिक्स है भाई। आई मतलब एक्स डायरेक्शन में उसका वैल्यू 2 न्यूटन है, जे डायरेक्शन में उसकी वैल्यू 1 न्यूटन है, और के डायरेक्शन में उसकी वैल्यू 5 न्यूटन, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हम पहले क्या Yes, करते थे, sir. हम डायरेक्टली उनका डॉट प्रोडक्ट कर लेते थे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, नाउ इन केस मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट हेडिंग इज वर्क डन बाय नंबर ऑफ फोर्सेस। इस पे मान लो कि बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, एक F1 यहाँ लग रहा है, एक F2 यहाँ लग रहा है, एक F3 यहाँ लग रहा है, और एक Fn यहाँ लग रहा है, ऐसे। ठीक है, नाउ अगर डिस्प्लेसमेंट मान लो इसकी ऐसे हो रही है, इस डायरेक्शन में हो रही है डिस्प्लेसमेंट, सो वी कैन से W1 that is work done by first force that is equal to F1 dot S vector, W2 F2 dot S vector, and W3 F3 dot S vector. Similarly, Wn will be equal to Fn vector dot S vector. So now total work done will be equal to बच्चों, that is equal to sum of all the work done. इन केस अगर किसी क्वेश्चन में आपको अगर कुछ नंबर ऑफ फोर्सेस दे रखे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, इन दैट केस यू हैव टू फाइंड इंडिविजुअल वर्क डन बाय ईच फोर्स एंड देन यू हैव टू ऐड। क्लियर? मतलब क्या है, अभी तो हम सिंगल सिंगल फोर्स को लेके हम निकाल रहे थे ना, आपको सबको हर फोर्स को लेके आपको वर्क डन निकालना है, आपको उनको फिर ऐड करना है, दैट विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्स। क्लियर? ओके सर। सर इसमें हमें डायरेक्शन नहीं लिखनी ना? नहीं, सब कुछ गिवन होगा, मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया ये वाला, तो एक Okay, नॉर्मल sir. एग्जांपल दिया, आपको सब कुछ गिवन होगा वहां पे, या तो आपको इक्वेशन गिवन होगी हर फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की, आप फिर वहां पे डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, Okay, sir.
सर ऐसे हमें क्वेश्चन ये कैसे पता चलेगा कि मतलब इंटीग्रेशन कहाँ पर लगाना है? बच्चों देखो, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना जहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस होते हैं, वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कांस्टेंट फोर्स ही मिलेंगे, वहां पे आपको वेरिएबल फोर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, नीट में इतना लेवल नहीं आता, आपको यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स मिलेंगे जितने भी मिलेंगे आपको। ओके सर। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बच्चों देखो, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to 5 meter under the influence of force given by force is equal to 7 minus 2x plus 3x square Newton. Find the work done in the process. Find the work done in the process. So this time इक्वेशन गिवन है। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि फोर्स की वैल्यू जो कि फिक्स नहीं है, द वैल्यू ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एक्स। दिख रहा है आप सबको? ओके, यस लेट मी सर। सॉल्व दिस Yes, क्वेश्चन। sir. देखो बच्चों, सो वी कैन से इक्वेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 7 2x plus 3x square and dx। अच्छा देखो, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमें यहाँ पे तीनों कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूं तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू दिस आई कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, and it will be ds vector that is equal to dx I cap plus dy j cap. Sorry, wait. It's not dy, it will be 0 because हमें सिर्फ x की वैल्यू दे रखी है। जीरो जे कैप एंड 0 के कैप। आया समझ में? अब देखो मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब देखो, जब आप इनको डॉट प्रोडक्ट करोगे आपको सिर्फ ये मिलेगा, 7 minus 2x plus 3x square dx dw. So total work done will be equal to integration of dw, which means integration of this equation. And I hope सबको इंटीग्रेशन करना आता है। Yes, Yes, sir. And sir. yeah, and lower limit of x is how much? 0, and higher limit is 5. So if you remember, integration of x raised to power n dx, it will be equal to x raised to power n plus 1 divided by n N plus one. Plus yes. So देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 7x 7. minus 2 x square by 2 plus 3 x cube by 3. पुट कर दो 0 to 5, कैंसिल 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 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा अपना 35 minus 25 plus 125. Answer will be 135 joule. सर ये आपका 5 कहाँ से? क्या कह रहे हो? सर आपने 5 लिखा है ना ऊपर? मैंने 5 कहाँ लिखा है? 0 to 5 आपको लिमिट गिवन है ना। देखो, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to 5. आया समझ में बच्चों? Yes, कोई sir. कोई डाउट है क्या? क्लियर है ना? No, Sir, sir. the first. Yes, sir. ठीक है सर आप एक बार फर्स्ट स्टेप रिपीट कर दो सर, ये जो एक्स वाला है, बाकी सर नीचे वाला आ गया। ये वाला कह रहे हो क्या? यस सर। ये वाला स्टेप? सर फोर्स को आपने आई और 0 जे और 0 के से मल्टीप्लाई क्यों करा है? एक मिनट, देखो बच्चों, ये अपना क्या डीएस वेक्टर, मैंने मल्टीप्लाई कुछ नहीं किया। मैंने देखो क्या किया, फोर्स एक्चुअली अपने को गिवन है, मैंने आपको सिर्फ लिख के दिखाया। मैंने कि अगर मान लो आपको, देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि फोर्स जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स अगर एक्स पे डिपेंड कर रहा है, बाकी चीजें अगर नहीं गिवन है तो आप, अगर आपको वेक्टर फॉर्म लिखनी है फोर्स की, आप ऐसे लिख सकते हो, +0
जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5। बाकी तो चीजें आप गिवन है ना y गिवन है ना z गिवन है, वो 0 है। सर ये जो आपने x n+1 अपॉन n+1 लगाया फॉर्मूला, तो आपने जब ये सॉल्व किया तो नीचे n+1 किसे माना है हमने? देखो मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है x रेज़ पावर 5 का, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज़ पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1, कितना आ गया, x रेज़ पावर 6 डिवाइड बाय 6। हमने यहाँ पे ये तो क्या है, जो भी है x की जो भी पावर है उसको 1 इंक्रीज कर दो और जो पावर आप फाइनली आती है उससे डिवाइड कर दो। बच्चों किसी को इंटीग्रेशन में कंफ्यूजन है क्या? नो सर। सर एक बार लास्ट स्टेप भी बता दो सर, ये 35 25 वाला। देखो यहाँ पे क्या करोगे ना, देखो यहाँ पे आप अगर 7 इंटू 5, आपको x की वैल्यू पुट करनी है। पहले आप 5 पुट करोगे, माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 तो कट गया था, प्लस 5 क्यूब, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये तो सारा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि जब आप 0 पुट करो x की वैल्यू सारे 0 आ जाएगा, उसके बाद आप ये आ जाएगा। ठीक है, आगे चले हम। यस सर। चलो जो नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। चलिए बच्चों, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, ऐसे नॉर्मल स्टेट में। अब हमने क्या किया, इसको हमने खींच दिया ऐसे, या आप इसको कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, ये अपनी क्या थी, नेचुरल लेंथ। ये जो था ये था अपना नेचुरल लेंथ, और आप बोल सकते हो इसको, एक सेकेंड, नेचुरल लेंथ और इक्विलिब्रियम। ठीक है, मान लो आपने इसको टोटल इलोंगेट कर दिया एक्स से। ठीक है, कैसे किया आपने, क्या है, आपने एक फोर्स लगा दिया यहाँ पे। बच्चों ध्यान से सुनो, बहुत ही सिंपल सा है, ये आपने कोई एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है बच्चों, टॉपिक इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है बच्चों, आप सबको याद होगा ना स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या आती थी, माइनस के। ठीक है, माइनस और के आपको मैंने बताया था माइनस के चक्कर में मत पड़ना, आप सीधा सीधा के एक्स लिख सकते हो। ठीक है, माइनस के लिए डायरेक्शन हम अपने आप देख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, अगर आपको याद हो मैंने आपको शुरू में फर्स्ट लेक्चर में क्या बोला था कि वर्क डन आप निकाल तो रहे हो, बट हमें किस चीज के लिए, किस चीज का, कौन से फोर्स का वर्क डन निकालना है उस पर फोकस करना है। अब देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये एफ एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा है तभी तो उसको हम इलोंगेट कर पा रहे हैं। लेकिन Yes, इन्होंने क्या sir. पूछा है, इन्होंने पूछा कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बताओ। मान लो जो स्प्रिंग फोर्स है किसी भी इंस्टेंट पे, हमें पता है स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स इजिकल टू के एक्स। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसको हमने थोड़ा सा इसको हमने और इलोंगेट कर दिया, हल्का सा इसको हमने और इलोंगेट कर दिया बाय डी एक्स। क्लियर है? तो बच्चों इस छोटा सा डीएक्स को और मतलब स्प्रिंग को थोड़ा सा और इलोंगेट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू स्प्रिंग फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद द डीएक्स। क्या तक किस किस को समझ आ गया? फिर ये हमने छोटे वाला जो हमने बाद में इलोंगेट की है स्प्रिंग को, वो वाला निकाला है ना, DW इज इक्वल टू में। यस हमने देखो हमने क्या किया कि पहले हमने मान रखा है कि हमारा जो स्प्रिंग है ना
वो एक्स से इलोंगेट हो गया, माना ऐसे इलोंगेट। अब इसको थोड़ा सा और इलोंगेट करना है, थोड़ा सा और इलोंगेट करना है हमें, मान लो डीएक्स से हमें और इलोंगेट करना है। अगर आपको डीएक्स से आपको और इलोंगेशन करनी है तो टोटल वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, एफ एस इन डॉट डीएक्स। बच्चों स्प्रिंग फोर्स उधर लग रहा है, वैल्यू कितनी है के एक्स, डीएक्स उधर जा रहा है, डीएक्स कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 180 डिग्री। किस किस को समझ आया ये? यस सर। So dw which will be equal to minus of k x dx। अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल माइनस k x dx which is equal to minus of k x square by 2 x I x f means initial elongation to final elongation. So finally I can write work done by spring which is equal to minus of k by 2 x f square minus x I square। किस किस को समझ आ गए? बच्चों किस किस को यहाँ तक समझ आ गया? सर मुझे इसका फर्स्ट स्टेप नहीं आया। फर्स्ट ऑफ आपको समझ गया है? देखो अगर मान लो हमने अपना जो स्प्रिंग है उसको हमने एक्स से इलोंगेट कर रखा है, जैसे मान लो कि ऐसे है, उसको हमने ऐसे इलोंगेट कर रखा है ऐसे, ठीक है। मान लो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, आपका एक्स है, ये दिख रहा है सबको, ये एक्स है, हमने इलोंगेट कर ऐसे हमने पकड़ रखा है। तो उस इंस्टेंट पे स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, के इंटू एक्स हो जाएगा ना, हो जाएगा ना यस सर। ठीक है। मान लो उसको हमने थोड़ा सा और हमने इलोंगेट कर दिया, हल्का सा, ठीक है। सो उसके लिए हम वर्क डन की क्या वैल्यू लिख सकते हैं, तो डी डब्ल्यू छोटा सा हमने डिस्प्लेसमेंट किया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दैट इज डीएक्स, क्या हो जाएगा वर्क डन, एफ एस वेक्टर दैट इज स्प्रिंग फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद द डीएस वेक्टर। अब देखो स्प्रिंग फोर्स उधर लग रहा है, आप लेके उधर जा रहे हो, एंगल कितना है 180 डिग्री दोनों के बीच में। यस सर। बस फिर हो जाएगा आगे तो। यस सर क्लियर है। हो गया क्लियर? यस सर क्लियर हो गया। चलिए नो बहुत ही सर बढ़िया, क्लियर है। हाँ ओके ठीक है। अच्छा एक चीज दो, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि बच्चों ठीक है अच्छा तुमने ये वाला निकाल लिया, अच्छा एक चीज दो, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल बताओ, तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल किस पे निकालना है सर? वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? बच्चों जब अपना स्प्रिंग यहाँ पे फिक्स था तो उस टाइम पे एफ एक्सटर्नल की वैल्यू स्प्रिंग फोर्स के इक्वल थी। यस सर। भाई हमने इसको ऐसे पकड़ा हुआ था, खींच दिया हमने, फिर हमने इसको ऐसे फिक्स कर दिया, ठीक है। तो बच्चों कुछ नहीं होगा, देखो बस ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या जाएगा, के बाय 2 सेम हो जाएगा, ठीक है क्लियर। आगे चले। सर इसमें ना थोड़ा डाउट हो रहा है, समझ नहीं आया। डाउट Yes, बच्चे sir. मैंने क्या किया भाई, इस बार हमने पहले हम क्या कर रहे थे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकाल रहे थे। भाई आप इधर खींच रहे हो, स्प्रिंग उधर खींच रहा है, तो एंगल कितना था 180 डिग्री। अगर मैं यही पूछ लूं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है उसने कितना वर्क किया, भाई वो इधर खींच रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रही है, तो कर दो एंगल कितना 0 डिग्री। अच्छा ओके सर। आया समझ में? वही बच्चों देखो रटो मत किसी चीज को, आप ये चेक करो कि फोर्स कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, हो रहे हो। अगर अच्छा एक चीज, अगर आपसे कोई यहाँ पे ये पूछ ले कि वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स कितना है, तो कितना आएगा?
सर 0। कितना आएगा? 0 आएगा ना? यस जिससे सर। 90 डिग्री हो जाएगा तो cos बिल्कुल। 90। कोई आपको पूरी रामकथा सुना दी, फिर बोल दे कि अच्छा एक चीज बताओ, वर्ल्ड में ग्रेविटी फोर्स कितना होगा? बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ग्रेविटी फोर्स कहाँ से आ गया? यही तो मेरा क्वेश्चन है, कहाँ से आ गया? लेकिन पूछ सकते हैं भाई, आप इलोंगेट ऐसे कर रहे हो, ग्रेविटी नीचे लग रही है, एंगल कितना होगा? ये तो 90 डिग्री है, 0 हो गया। कोई लेना देना नहीं है उनका आपस में। तो वो भी यस कुछ सर। है, बट आपको बस पता होना चाहिए, समझ रहे हो? चलिए आगे चलते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन देखो यार, spring has a spring constant of 200 Newton per meter. How much work will be done by the spring to stretch the spring 10 centimeter from equilibrium? ध्यान से सुनना इसको, फ्रॉम इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है? इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 0। फाइनल कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और वी कैन से 0.1 मीटर। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ के बाय 2 एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के बाय 2 एक्स कितना है? 0.1 स्क्वायर माइनस 0, और के की वैल्यू कितनी है? 200। तो माइनस 200 बाय 2 इंटू 0.01, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? -1 जूल। किस किस को समझ आ गया ये? बच्चों, किस किस को समझ आ गया? यस सर। अच्छा, किसको नहीं समझ आया कि सर मुझे तो समझ ही नहीं आपने क्या किया? ये आपने तो बड़ी फास्ट कर दिया। सर आ मैंने कुछ गया भी नहीं किया, जो फॉर्मूला हमने निकाला था सर ना, आपने इक्विलिब्रियम को 0 लिया है? ऑब्वियसली बच्चे, इक्विलिब्रियम का मतलब देखो क्या है भाई, एक्स का मतलब क्या है? इलोंगेशन और कंप्रेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ पोजीशन। भाई स्प्रिंग इतना था, मान लो स्प्रिंग ऐसे है, ये स्प्रिंग ऐसे है, इसकी नेचुरल लेंथ है। भाई जब नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग है तो कोई फोर्स है नहीं ना, आप इसको खींच दो, ऐसे खींच दो, खींच दो, क्या होगा कि इक्विलिब्रियम से कितना आप आगे खींचा आपने, वो एक्स की वैल्यू है। देखो सेकंड पार्ट में देखो क्या, वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग। बच्चों ध्यान रखना कौन सा वर्क डन है, कई बार पूछ लेते हैं हाउ मच वर्क डन विल बी हाउ मच वर्क दैट इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान रखना इस बात का। सेकंड बी पार्ट, फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है? 10, मतलब इक्विलिब्रियम से 10 सेंटीमीटर हमने इलोंगेट कर रखा था, उसको 20 करना है, कितना वर्क करना पड़ेगा? एक्स इनिशियल कितना है? सर यहाँ पर इनिशियल 10 हो जाएगा और फाइनल 20 बिल्कुल हो सही, जाएगा। बहुत बढ़िया। 0.1 मीटर, एक्स फाइनल 0.2 मीटर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया? माइनस ऑफ 200 डिवाइड बाय 2, 0.2 स्क्वायर 0.2 माइनस 0.1। -3 जूल आ जाएगा। आया सबको समझ में? यस सर। यस सर। यस सर चलिए आ आगे चले फिर। बहुत ही बढ़िया। नाउ अब देखो बच्चों, हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा कि दैट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन कितना था? दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। इन केस अगर हमें ग्राफ गिवन है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर हमें ग्राफ गिवन है, मान लो ऐसे, और हमें एस आई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से लेके एस एफ के बीच में हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है वर्क वर्क डन। डन। कैसे निकालेंगे? एक काम करो, छोटा सा एक विड्थ ले लो, छोटी सी विड्थ, बिल्कुल। कितनी वैल्यू है? मान लो ds। अब देखो बच्चों, बहुत ही छोटी सी है, तो हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं ना? यस सर। अब समझ आ रहा है? हमने फोर्स को कांस्टेंट क्यों बनाया? बहुत ही पतली सी, बिल्कुल पतली सी है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं ना कि बहुत ही कम चेंज होगा,
फोर्स में। तो देखो अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है तो डी ए कितना हो जाएगा, एफ डी एस। और एफ क्या होता है, वर्क डन। वी कैन राइट डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ एस ग्राफ। क्लियर, आया समझ में? सर नीचे क्या लिखा है आपने? ये एफ एस ग्राफ। सर ये आपने एरिया वेक्टर लिखा है? एक सेकेंड को, ये एरिया अंडर, एक मिनट रुको मैं, सॉरी साफ कर देता हूँ। या इट्स एरिया अंडर एफ एस ग्राफ। ठीक है, आया समझ में? सर मतलब इसमें हमें फाइंड क्या करना होता है सर? फाइंड बच्चों ये करना है कि मान लो अगर आपसे पूछ ले कि टोटल वर्क डन कितना होगा एस आई से एस एफ तक जाने में, तो आपको क्या करना है, आपको बस उसका एरिया निकाल लेना है। अच्छा समझ रहे हो? ओके सर। आप ये एरिया निकालोगे ना टोटल, ये अगर आप एरिया निकालोगे तो वर्क डन निकल जाएगा। लेट मी शो यू दिस वन। सो graphically area under the force displacement curve is the work done। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन यहां तक? आगे चले? मतलब सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से हमें वर्क डन मिलेगा। वर्क डन निकल जाएंगे, यस। आपको चलो एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज a 5 kg block moves in a straight line on horizontal frictionless surface under the influence of a force that varies with the position as shown in the figure. Find the work done by this force as the block moves from the origin to x is equal to 8 meter. अब देखो हमें क्या निकालना है, work done by this force as the block moves from the origin to x is equal to 8 meter। तो क्या करेंगे, मान लो ये अपना फर्स्ट एरिया है, ये सेकंड है और ये थर्ड। तो आपको मैंने बोला था ना कि नेट वर्क डन क्या हो गया, हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। अब देखो इसकी अगर हम बात करें तो वर्क डन कितना होगा, एरिया अंडर दिस कर्व। एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इट्स ए रेक्टेंगल, सो वी कैन से 10 into 2 सर 20। 20। ये अपना सेकंड है, सेकंड। हाफ बेस इंटू हाइट। यस, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाइट कितनी इसकी 10, बेस कितना है 4 माइनस 2 4 प्लस थर्ड वाले का कितना हो जाएगा, हाफ हाफ इनटू बेस बेस इंटू इनटू हाइट। हाइट। हाइट कितनी है -5, बेस कितना है -5 8 माइनस 6, कितना हो गया 20 प्लस 10 माइनस 5। आंसर इज 25। सो आंसर इज बी। सर ये 4 आया माइनस समझ में? यस सर। 4 माइनस क्या यस बोल रहे हो? सर। सर 4 बच्चों माइनस 4 माइनस 2 इसलिए क्या ना, क्योंकि हमें तो ये चाहिए ना, हमें तो ये इसका बेस चाहिए। बेस कैसे निकालोगे भाई, इस पॉइंट से ले ये 4 है, ओरिजिन से ये 2 है, हमें तो ये वाला चाहिए। कितना 4 माइनस 2 नहीं हो जाएगा? यस सर। ठीक है, आगे चले हम। यस एक मिनट सर। ओके, आई होप सबको फिजिक्स अब समझ आ रही होगी। यस सर। यस ठीक है सर। बच्चों, देखो फील करना प्लीज। देखो फॉर्मूले वगैरह आपको सब कुछ पता है, अगर आप फील नहीं करोगे ना फिजिक्स को, ट्रस्ट में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे बोलते हैं सर
थ्योरी कर ली, फॉर्मूले रट लिए, सब कुछ कर लिया, बट सब क्वेश्चन नहीं होते। क्वेश्चन इसलिए नहीं होते बच्चों जब तक आपने, अगर आपको समझ नहीं आया ना उसका मीनिंग क्या है। जैसे हमने स्प्रिंग वाले में बात की, भाई वर्क डन बाय स्प्रिंग, बच्चे उसको निकाल लेते हैं, ओके हाँ कि एक्स का इंटीग्रेट कर दें, उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो उसका अपोजिट हो जाएगा। आ रहा है सबको समझ में? यस सर। चलिए, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ फोर्सेस, मतलब कितने टाइप के फोर्स होते हैं बच्चों। देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट इज कंजर्वेटिव, सेकंड इज नॉन कंजर्वेटिव। अब देखो बच्चों, कंजर्वेटिव कौन से होते हैं? तो बच्चों कंजर्वेटिव फोर्सेस, बच्चों these are those forces, okay, which are basically I can say work done by conservative force is independent of path, is independent of path। मतलब क्या बच्चों, लेट मी शो यू। आपको याद है हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था ग्रेविटी वाला, याद है सबको? कि मान लो ये एंगल थीटा है, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर से नीचे फेंका, इस पे फोर्स mg लग रहा है, ये हाइट मान लो h है, और ये कितना l है, याद है सबको? भूल गए? सर याद है। ये मान लो a पाथ है, ये मान लो b पाथ है, तो वर्क डन फॉर पाथ a कितना हो जाएगा? बाय mg, mg की बात कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा। आप समझ रहे हो मैं स्पेशली आपको क्यों बता रहा हूँ कि वर्क डन, लेकिन फोर्स कौन सा कंसिडर कर रहे हो? mg, mg बात करें, कितना हो जाएगा? mgh। b के लिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा mg साइन sin थीटा। थीटा इंटू l। आ रहा है सबको समझ में? l sin थीटा कितना है? यस सर सर देखो ये भी बच्चों, mgh हो जाएगा। बिल्कुल, आप यहां से ऐसे आओ या यहां से ऐसे आओ, बच्चों पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, सो दोज फोर्सेस आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस whose work done is independent of their path। For example, let me give another example। so ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अगर इस पे कंजर्वेटिव फोर्स अगर लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, and that object is moving from point A to point B, so work done for path first, work done for path second, and work done for third path, सब क्या होंगे? इक्वल होंगे if force is conservative। आया समझ में बच्चों? यस सर। सर ये जो क्लियर? परपेंडिकुलर में ए लिखा है आपने, ये साइन थीटा नहीं होगा? परपेंडिकुलर में मैंने क्या लिखा है? सर ये परपेंडिकुलर लाइन ना, हाइट जो है, ए हाइट है, वहाँ पे नहीं ए हाइट, साइन बच्चे थीटा। बच्चे नहीं बच्चे, ए हाइट नहीं है, ए पाथ है। यस सर, ए पाथ है और एच हाइट है जो, हाँ वो हाँ साइन थीटा नहीं होगा? ये थीटा के सामने वाला एंगल साइन थीटा नहीं होगा? हाँ, तो ये लिखा ना, एल साइन थीटा क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा, ये एच नहीं है, एच। नहीं सर, आया समझ आपने में? वर्क डन बाय वी लिखा, वर्क डन बाय बी आपने लिखा है mg साइन थीटा। हाँ, इंटू एल, एल एल हमने इसलिए ना लिया ना, देखो बच्चों, इस साइड अगर मान लो ये बॉडी मूव कर रही है, तो इस साइड फोर्स कौन सा लग रहा है? एमजी सर साइन एल थीटा तो, फोर्स लगता है ना। यस सर एल तो समझ में आ गया, हाँ लेकिन साइन थीटा समझ नहीं आया कैसे आया। बच्चे, जब इंक्लाइन प्लेन से कोई बॉडी नीचे आ रही है, उस पर फोर्स कौन सा लगता है? एमजी साइन थीटा। ओके सर। आया समझ में? ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट डेफिनेशन क्या है कंजर्वेटिव फोर्स की? सो ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इन नेचर व्हेन द वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अच्छा मतलब चीज आओ, अगर पाथ से इंडिपेंडेंट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, एक सेकेंड, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है
वो यहाँ से चला और ऐसे घूमते हुए वापस ही आ गया, तो उस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। 0। 0। So it's a second statement. सर इसका तो डिस्प्लेसमेंट भी So 0 होना work चाहिए। done, क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स विल बी 0 for closed path. क्लियर? ठीक है। सिमिलरली इन केस अगर मान लो वेरिएबल फोर्स होगा, अगर मान लो कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर वो वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, उस केस में हम इंटीग्रेशन लिख देंगे वहां पे। ओके यहाँ सर। तक किस को समझ आ गया कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में? किस को समझ आ गया? आगे सर समझ। जो भी आपने लास्ट बोला सर, बस वो नहीं आया लास्ट वाला कौन सा? सर, जिसमें आप इंटीग्रेशन बोल रहे थे। मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों कि मान लो अगर कोई, मान लो ये पाथ है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे एक कंजर्वेटिव फोर्स है बट वो वेरिएबल फोर्स है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा? सो वर्क डन फॉर पाथ 1 इट विल बी एफ डीएल। सो बच्चों, और एफ डीएस लिख सकते हो आप। सो वर्क डन फॉर पाथ 1, वर्क डन फॉर पाथ 2, वर्क डन फॉर पाथ 3 all will be equal to f dot ts. सर जैसे इस सर्कल का वर्क डन 0 है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा ना? बच्चों डिस्प्लेसमेंट 0 है इसलिए तो वर्क डन 0 है। ओके सर। समझ रहे हो? ओके सर। है तो कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? नो नो सर। आगे चलिए। चलिए अच्छा एक चीज हो, अगर मान लो कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन ये है, तो बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? इसके तो वो अपोजिट। डिपेंड करेगा पाथ पे। बिल्कुल सही। ए करेगी फोर्स इज पाथ सेड टू बी पर। नॉन कंजर्वेटिव if the work done by or against the force in moving a body depends on the path between the initial and final position. बहुत ही लंबी स्टेटमेंट है। सीधा सीधा फंडा बच्चों क्या है कि अगर दो पॉइंट के बीच में, अगर मान लो आप ऐसे ऐसे जा रहे हो, आप ऐसे घूम के जा रहे हो, तो नॉन कंजर्वेटिव के केस में क्या है? ए और बी के बीच में हमेशा वर्क डन सेम होगा, चाहे पाथ कोई फॉलो करो। बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में बच्चों क्या होगा? वर्क अलग अलग होगा। तो इसका एग्जांपल कौन कौन से हैं? फर्स्ट फेमस एग्जांपल इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। सेकंड इज एयर ड्रैग। एयर ड्रैग। थर्ड इज विस्कस फोर्स। सर आपने सेकंड कौन सी लिखी है? एयर ड्रैग। एयर ड्रैग, जब भी कोई चीज ऊपर से गिरती है ना, तो वहां पे एयर फ्रिक्शन भी लग रहा होता है। ओके सर। ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? सर ये एयर ड्रैग कौन सा एग्जांपल होता है? मान लो आप ऐसी चीज हो, आपने कभी न कभी झूला झूला होगा, ऊंचे जैसे ऊपर जाते हो, मतलब ऐसे ऊपर ऐसे स्विंग करता हो, तो जब आप नीचे आते हो, आपने अपने फेस पे कभी हवा महसूस की है? या फिर आप बाइक पे जब बैठते हो, आपको लगता कि पीछे आपको हवा जो पीछे आपको धकेल रही है? यस सर। यस सर। वो एयर ड्रैग होता है, उसको बोलते हैं एयर ड्रैग। सर एक बार विस्कस फोर्स बता दो। विस्कस फोर्स बच्चों लिक्विड के केस में आता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, फ्लूइड्स के केस में बात करेंगे। जैसे आपने हनी देखो, हनी हनी आप जब निकालते हो कितना मुश्किल से निकलता है, लेकिन आप पानी निकालोगे, ऐसे पानी ऐसे ग्लास से खाली करोगे, उस टाइम खाली हो जाएगा, क्योंकि विस्कस फोर्स पानी के केस में कम होता है विद द सरफेसेस, लेकिन हनी के केस में क्या ज्यादा होता है। कोई इसके बारे में आगे बात करेंगे नोट को। ठीक है, आगे ओके चले। सर। जहां तक किसी को Yes, कोई sir. डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। चलिए नाउ बच्चों, एक छोटा सा मेथड होता है
कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं हम चेक कैसे करेंगे, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है कर्ल एफ। बेसिकली इट्स डेल्टा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद एफ वेक्टर। डेल्टा वेक्टर क्या होता है? डेल्टा वेक्टर इज आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल जेड की कैप। किस किस को यहाँ तक समझ आ गया? सर ये नहीं समझ आया। ये नहीं समझ आया? चलो कोई नहीं, कम करते हैं। देखो अच्छा, एक चीज ये तो समझ आ गया ना बच्चों? अगर आपको याद हो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखते थे? हम ये लिखते थे ना dx आई कैप dy जे कैप प्लस dz की कैप, हम ये लिखते थे ना। तो ये बच्चों देखो क्या होता है, ये हम लिखते हैं डेल, इसका मतलब क्या था? पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने इसके बारे में सुना नहीं क्या? नो सर। किसी ने नहीं सुना? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर चलो देखो, सुना तो है बट ओके तो बेसिकली देखो क्या होता है बच्चों, अगर मान लो कोई फोर्स है, कोई वेरिएबल फोर्स आपको गिवन है, ठीक है, अगर आपको ये चेक करना है कि वो कंजर्वेटिव है कि नहीं, बहुत बच्चे पूछ सकते हैं ना कि कैसे पता चलेगा, तो कई बार आपसे आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फोर्स है क्या वो कंजर्वेटिव है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम करते हैं। तो कुछ में करना क्या? अच्छा तो ये मैट्रिक्स किसको खोलना आता है, ये जो डिटरमिनेंट है किसको किसको खोलना आता है, इसको ओपन कैसे करते हैं, किस किस को पता है? यस सर, मुझे आता है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेसिकली इट इक्वल टू कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले लिखो आई, आई लिखा ना, आई लिखो। अब क्या करो, आई के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है और जो कॉलम है उसको आप नेगलेक्ट कर दो, इनको नेगलेक्ट कर दो आप, ठीक है। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, माइनस इससे मल्टीप्लाई करो इससे, तो यहाँ पे क्या आई इंटू क्या आ जाएगा, डेल वाई F3 माइनस डेल जेड F2। यहां तक समझ आया? सर क्रॉस प्रोडक्ट करना है इनका। हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट देखो, अगर मान लो कोई आपको वेक्टर गिवन है, अगर आपको वेक्टर गिवन है ना, अगर 3 वेक्टर है, मतलब बेसिकली आई जे के अगर 3 कंपोनेंट है उसको हम ऐसे खोलते हैं। सो बेसिकली इट्स 3 × 3 मैट्रिक्स, 3 रो है 3 ही कॉलम है। ये आपको पता नहीं किसी ने अब तक? सर ये है 10th क्लास में था, आता है। तो बच्चों ऐसे मत करो फिर, देखो मेरे साथ आप मजे मत लो मेरे। अब देखो आता है। हम जे की बात करते हैं, जब आप जे को खोलोगे तो इन दोनों को बोलो, जे के कोरस्पॉन्डिंग जो रो है और जो कॉलम उनका आप नेगलेक्ट कर दो, यहाँ पे लिखो माइनस जे, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो इससे, माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो क्या हो जाएगा, F3 माइनस F, सर ये डी क्या होता है? ये तो तक पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको देखो हम क्या करते थे, याद करो, ये डी है, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना डेल, डेल ऐसे लिखोगे, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। आपको बताऊंगा इसका मीनिंग करता है, पहले यहाँ तक समझा सबको, यहाँ तक समझ आएगा क्या? अगर मैं पार्शियल का मतलब बता दो एक बार। एक मिनट बताता हूँ, पहले ये हमने कर दिया, फिर हमने ये वाला कर दिया, अब मैं करता हूँ ये वाला रेड से। अब देखो रेड आएगा तो इसको नेगलेक्ट कर दो, इसको नेगलेक्ट कर दो, तो क्या लिखोगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो क्या हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा, डेल एक्स F2 माइनस डेल वाई F1। ये अपना ऐसे ऐसे खोलेंगे इसको। सर यहाँ पे भी प्लस आएगा, ये जो आपने जे की लाइन लिखी है, जे वेक्टर नहीं के नहीं नहीं, पहले। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है, इसको वैसे ध्यान रखना, ठीक है। जे के पहले नेगेटिव आएगा, ठीक सर है, आई इसमें मतलब पॉजिटिव होगा, जे नेगेटिव और के फिर पॉजिटिव। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो? आप पहले बताओ जल्दी से मुझे। तो हमेशा जे नेगेटिव होगा।
हाँ हमेशा, मतलब ये याद मत रखो, अगर मान लो यहाँ पे कोई और भी चीज है, हमेशा वो बीच वाली टर्म हमेशा नेगेटिव आती है हमेशा। सर ओके अगर सर। यहाँ पर साइन दूसरा हो तो ये पॉजिटिव हो सकता है ना, अगर इसमें भी बिल्कुल माइनस सही, वगैरह। बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन है क्या। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे अलग से, ध्यान से सुनो। देखो, मान लो एक फंक्शन है, फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब हम क्या करें, अब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब आई एम डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब बच्चों आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना, तो वाई और जेड को आप कांस्टेंट मान के चलना। वाई और जेड को क्या मानोगे आप, कांस्टेंट। आया समझ में? यस सर। तो आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो वैसे डिफरेंशिएशन क्या होता है, मान लो एक्स स्क्वायर वाई है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो याद है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल याद है सबको, प्रोडक्ट रूल। यस सर। मान लो मैं यहाँ पे थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। मान लो दो फंक्शन है, एफ एक्स जी एक्स। ठीक है, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स। अगर आप इसको डी एफ बाई डी एक्स करोगे तो ये क्या आता था, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशिएशन। याद है सबको? यस सर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बच्चों हाँ साइलेंट रखो ना, म्यूट पे रहो, म्यूट पे। देखो या सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी जो है ना वाई और जेड उसको हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x y प्लस जेड। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, मान लो विद रिस्पेक्ट टू आप y कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू y, तो देखो क्या एक्स स्क्वायर आप कांस्टेंट रखोगे, ये क्या आएगा y, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर। अब देखो अगले टर्म में क्या है, y तो है नहीं, प्लस 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप फोर्स को, इस फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो पहले में z है ही नहीं, तो पहली टर्म क्या है, कांस्टेंट है, 0 प्लस x, ऐसे करते हैं। सर ये आया समझ में? लास्ट वाला पार्ट मुझे समझ नहीं आया। बच्चों देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं ना, जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, मान लो आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो बाकी y और z को कांस्टेंट मान लो कि वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट याद है, जैसे 2x स्क्वायर है, आप जब डिफरेंशिएट करोगे 2x स्क्वायर को, आप 2 को कभी डिफरेंशिएट करते हो? नो सर। बस उसको भी ऐसे सर। मानना आपको। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, सर इसको एक आप बार नोट कर लो। प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। हाँ सर यहाँ पर हमने y और x को कांस्टेंट माना है, हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, और जब आप स्क्वायर। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, x के रिस्पेक्ट में, तो y z को कांस्टेंट मानना है। अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपको x और z को कांस्टेंट करना है। ठीक है, चलिए सर ये जीरो बच्चों, कैसे आया यहाँ पे? जीरो कौन से वाला जीरो बच्चों, इसलिए है ना, देखो अगर आप इसको y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, मान लो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, तो देखो बच्चों क्या है, इसमें तो y है ही नहीं, तो zx क्या है, वो तो कांस्टेंट टर्म है। देखो आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो पहली टर्म में तो कोई z है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाई, उसका तो आपको कांस्टेंट आपको मानना है। आ रहा है सबको ओके समझ में? सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट बच्चों, ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, क्वेश्चन है, इज द फोर्स फील्ड कंजर्वेटिव। इसको आपको घर से आपको करना है। ठीक है, जैसे आपको मैंने अभी सर दिखाया। ओके सर। ठीक है, मुझे एक अनाउंसमेंट करना है, एम आई या ऑडिबल? मैम, या मैम प्लीज।
तो स्टूडेंट्स कल ना थोड़ी देर के लिए आप अपना कैमरा ऑन करेंगे, एक ग्रुप फोटोज हम क्लिक करेंगे कल, क्योंकि काफी टाइम से हम ऑनलाइन ही मिल रहे हैं एंड वी डोंट हैव एनी फोटोज ऑफ ईच अदर। तो कल थोड़े टाइम के लिए, आज इसलिए मैंने नहीं बोला क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे बाहर हों या कुछ बच्चे है ना कहीं और से हल्ला के डर से कहीं और चले जाते हैं। तो कल आप थोड़ा सा वैसा सोच के माइंडसेट से ही आइएगा क्लास में कि हम एक ग्रुप फोटोज लेंगे, ठीक है? ओके ओके मैम। मैम। ठीक है। और बाकी कल जो सब स्टूडेंट अभी नहीं है उनको भी आप बोल दीजिएगा, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं या वैसे जो भी क्लास में नहीं है। ठीक है सर, यही यही बोलना था सर मुझे। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी। देखो ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है। एनर्जी दो दो टाइप की है, एक हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं काइनेटिक के बारे में। काइनेटिक कौन सी होती है? बिकॉज ऑफ क्या? मोशन। तो आपको याद है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है? हाफ हाफ mv² एम वी स्क्वायर। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आता है? मास इनटू mg वेलोसिटी। + mv। तो बच्चों इसको आप मास से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसको क्या कर सकते हो? ये लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मोमेंटम स्क्वायर प्लस में डिवाइड बाय 2 बाय। तो यहाँ से आपको मोमेंटम किसके टर्म में आप निकाल सकते हो? इस टर्म में आप निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी को। ये हमारी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। किस किस को ये समझ आया? ये आई थिंक सबको पता है, इसलिए मैंने आपको जल्दी से करवा दिया। सबको पता इसके बारे में? सर एनर्जी क्या होता है? एनर्जी देखो बच्चों, मान लो मैं 2-3 घंटा मैंने लगातार वर्कआउट किया, मैंने क्रिकेट खेला, जो भी मैंने किया, मैं घर पे आ गया और मम्मी मुझे बोलती बेटा जा सिलेंडर लेके आ। और वो 3-4 घंटे मतलब बिना खाए पिए मैं बहुत मेहनत करके आया हूँ। मेरी बॉडी वही है, मैं वही हूँ, हाथ पाँव मेरे बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे अंदर कुछ तो कमी है जो मेरे काम नहीं कर सकता उस टाइम पे। उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। मीन्स इट्स द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी। मैं खाना खा लूँ थोड़ी देर, 2 घंटे रेस्ट कर लूँ, एनर्जी वापस आ जाएगी, मीन्स मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। भाई हम जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क कौन कर रहा है? हमारे अंदर से। हमारे अंदर अंदर कुछ तो है ना, हमारे अंदर कुछ तो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये एक मोबाइल फोन है, ऐसे रखा हुआ है, तो जैसे मैंने हाथ हटा दिया ये नीचे गिर गया, जैसे मैंने हाथ हटाया नीचे गिर गया। अब ये नीचे गिरा है, इसका मतलब इस स्टेट पे इसके अंदर कुछ तो था। जैसे मैंने थोड़ा इसे मोशन करना स्टार्ट कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एनर्जी। आई होप इट्स क्लियर। यस सर। यस ठीक है। सर। अब मान लो कोई ऐसे को भाग रहा है, ऐसे को भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है, किसी बंदे से टकरा गया, वो बंदा भी गिरेगा जिससे टकराया है। क्यों? बिकॉज उसके मोशन की वजह से उसके अंदर कुछ तो था जिसके वो जो किसी पे इम्पैक्ट डाल सकता है। सो बिग काइनेटिक एनर्जी इट्स एनर्जी पॉजिटिव बाय एनीबॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, और वी कैन से बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी। अब देखो मास भी पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव ऑलवेज। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी, बच्चों बहुत बच्चों का वहम है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। नॉट ऑलवेज। क्यों बच्चों? ये जो mgh है ना, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आई थिंक आप सब 12th में हो, आप सब 12th का सिलेबस कवर कर चुके हो ना वैसे स्कूल में? सर सेकंड टर्म का चल रहा है। हाँ मतलब चल रहा है ना। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक एक टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैट्स, आपने एक चैप्टर कवर किया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यस सर। उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, यस ये सर। सर होती है। याद है? यस सर। Q1 Q2 बाय R, यस ऐसा कुछ होता सर। है। यस सर। यस वो क्या? सर वही वो है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? It's energy that is possessed by anybody because of its shape, because of its position, or we can say because of its configuration. ठीक है। अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, अगर सोचो आपने इसको इतनी हाइट पर रखा है, इतनी अपने हाइट पर रखा है, जैसे आप छोड़ोगे नीचे गिरेगा, इसके अंदर क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी थी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। ये ऊपर था, अब नीचे आ गया, बिल्कुल ठीक है, शांत बैठा है।
ठीक है, चलिए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, क्वेश्चन ये है कि दो बंदे हैं, ठीक है। सो ए रनिंग मैन हैज हाफ काइनेटिक एनर्जी of that of a boy of half its mass. The man speeds up by 1 meter per second so as to have same kinetic energy as that of boy. The original speed of the man will be option A, option B, option C and option D. देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो क्या है, एक बंदा है, आपको दिख रहा होगा, इसका मास इससे डबल है, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी v1 है। अब इसने क्या किया, जो बड़े वाला बंदा है, इसने अपनी वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर दिया। तो जैसे इंक्रीज किया ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इससे इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूं पहले सिचुएशन में हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम बाय 2 v1 स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अगर मैं सेकेंड सिचुएशन की बात करूं, हाफ v प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, सॉरी ये हाफ है इसका, दैट इज इक्वल टू हाफ एम बाय 2 v1 स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। यहां तक सबको समझ आया? किसी को डाउट यहां तक? नो सर। ठीक है, अब आप काम करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाय v1 v प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/2। इसको क्या लिख सकते हो, 2 इज इक्वल टू v प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय v स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/v। तो ये क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू √2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1/√2 माइनस 1। किसके उसको समझ, आंसर विल बी सी। आया सबको समझ में? सर इसमें जो 2 गुना तेज भाग रहा है वो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला? बच्चों 2 गुना तेज नहीं भाग रहा। पहले क्या है, देखो ए रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी। जो बड़े वाला इंसान है उसकी काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले से हाफ है, और दूसरा वाला बंदा कौन है, उसका मास उससे हाफ है। आ रहा समझ में? भाई छोटा बच्चा भाग रहा है आपसे आधे मास का, उसका मास m/2 है, आप उसके पीछे भाग रहे हो, बट आपकी काइनेटिक एनर्जी उससे हाफ है। आपने क्या किया, अपनी काइनेटिक एनर्जी आपने 1 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर दी। अब आप दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? सर ये वाला बता दो सर, ये क्लियर नहीं हुआ। अच्छा आप बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन से आपको अभी तक क्या समझ आया? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो एक बार। A running man has half the kinetic energy of that of a boy of half his mass। मतलब क्या, 2 बंदे भाग रहे हैं, इसका मास अगर m है ना, इसका मास हाफ है, m/2 है, लेकिन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इससे डबल है, या फिर आप ये कह लो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी से हाफ है। अब इस बंदे ने क्या किया, अपनी वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर दिया। अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v प्लस 1 होगी। अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। अब आया समझ में? और सर आपने फर्स्ट में 2 बार हाफ क्यों लगाया है? बच्चे एक तो हाफ mv स्क्वायर तो फॉर्मूला होता है ना काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा ओके सर। अब आया समझ में? चलिए बच्चों, आई थिंक टाइम हो चुका है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। यस सर। ठीक है, आप सबको अभी मैंने फॉर्म भेज दिया है, जल्दी से फॉर्म फिलअप करके अपने अटेंडेंस लगा दो, अपना फीडबैक दो जल्दी से, फास्ट। और आपके जितने फ्रेंड है सबको कल बोल देना, कल आपकी फोटो सेशन होने वाला है।